जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग 2008 के प्रश्नों को देखेंगे। पॉलिटी विषय के जो PYQ है। और इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आज का विचार क्या है कि सपनों का पीछा करो, इसे अपना रास्ता पता है। तो कई बार सब लगभग सबके साथ ऐसा होता है कि कहाँ जाना है। जैसे हम लोग जब तैयारी कर रहे हैं तो उस दौरान लगता है पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा, कैसे होगा। तो और उसमें लगे रहते हैं। तो और जो प्रक्रिया है वो उसको किया जाए तो अपने आप ही उसमें जो सुधार है वो आने लगते हैं। तो आगे चलते हैं। आज का जो प्रश्न है सबसे पहला वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। तो देखिए, पहला पढ़ते हैं कि मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। दूसरा है मद पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिनिषेध। तो पहला अगर हमें याद रहो कि अपना जो मूल अधिकार है वो कौन कौन से हैं और 23-24 में क्या है, तो यहाँ हम लोग कर सकते हैं। देखिए, ये जो है ना वो 23 जो है अनुच्छेद, उसके बारे में बताया जा रहा है। बलात्श्रम जो कि मानव का दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध, तो उसके बारे में यहाँ बताया गया है। और दूसरा हम लोग देख लेते हैं क्या है कि मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध। तो यही मात्र से ये सही है दो। तो अब आगे देखेंगे क्या ना कि आज तो बहुत ही प्रश्न कम है, तो हम लोग ऐसा करेंगे कि जो अभी जैसे अभी इससे पहले वाले वर्षों में जैसे किया था ना, वही अभी भी हम लोग करेंगे कि DPSP क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो उसको हम लोग अभी देखेंगे। तो पहला तो देख लिए कि ये 23 ये था, अनुच्छेद 23 के बारे में बताया जा रहा है। 23 और 24 में बताया गया है कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। तो और ये दोनों को अगर मिलाएंगे तो वो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो दिए गए हैं वो होगा, मतलब 23 और 24। बाकी जो है वो अब हम लोग देख लेते हैं कि DPSP का क्या है। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि इसका जो अनुच्छेद है वो 36 से लेकर के 36 से 51 तक है। भाग क्या है, भाग ये चौथा है, ठीक। और दूसरी बात कि इसको जो शामिल किया गया ना, इसका स्रोत अगर देखेंगे तो वो क्या है, तो जो अधिनियम था 1935 का, भारत सरकार अधिनियम 1935, तो वही इसका स्रोत है। और इसे शामिल किया, इसे जो प्रारंभ में जो किया गया था ना सिफारिश, वो था तेज बहादुर सप्रू समिति के द्वारा। तो ये तो हो गया। अब इसके बारे में और क्या जान देखेंगे, तब देखिए ये क्या है कि राज्य का कर्तव्य है। DPSP क्या है, राज्य के जो कर्तव्य है ना वो, और इसका प्रकृति कैसा है कि ये कल्याणकारी राज्य को बढ़ावा देगा, साथ ही सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देगा। अब इसी में हमेशा इसके साथ पढ़ा जाता है फंडामेंटल राइट को, दोनों की तुलना करके आप बता सकते हैं। आप ये पहली तो बात कि आप देख लीजिए अपना दोनों में क्या अंतर है उसको, और या हम लोग आगे कभी देख लेंगे। और अभी आप बता सकते हैं कि जैसे फंडामेंटल ये DPSP जो है वो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देता है। तो फंडामेंटल राइट किस तरह के लोकतंत्र को बढ़ावा देता है, ठीक। और ये क्या है कि न्याय योग्य नहीं है। दूसरी बात, इसका निलंबन भी नहीं होगा। और ये सामाजिक कल्याण को अधिक महत्व देता है व्यक्तिगत कल्याण के अपेक्षा। इतनी बातें हैं इसमें। और कुछ बातें हैं कि इसमें जो जितने भी विषय शामिल किए गए हैं उसे 3 भागों में बांटा जाता है। एक गांधीवादी और दूसरा जो है, पहला गांधीवादी है और दूसरा उदारवादी, तीसरा समाजवादी। तो इसमें से हम लोग अभी क्या करेंगे ना कि आप जल्दी से या तो हमारे मेरे से लिख सकते हैं
या ध्यान रखना हो तो आप ना ध्यान रखिए, या आपके अगर आपके पास ऐसा तैयार है तब। देखिए गांधीवादी का अगर हम लोग देखेंगे ना, गांधीवादी कौन कौन से हैं, तो उसमें पहला जो 40 अनुच्छेद है जिसमें पंचायत के बारे में बताया गया है वो हो गया। फिर 43 अनुच्छेद जिसमें कि सहकारिता और कुटीर उद्योग के बारे में बताया गया है। वंचित वर्गों के बारे में 46 में बताया गया है। 47 जो अभी इस प्रश्न में पूछा गया था, मद निषेध के बारे में बताया गया है। और 48 में गौ हत्या के निषेध के बारे में बताया गया है। ये हो गए गांधीवादी। अब क्या देखेंगे, उदारवादी। ठीक, सबसे पहले जो बहुचर्चित विषय रहा है CC, और इसके बाद ये है 44 में। फिर 45 को देखेंगे, इसमें कि एजुकेशन के बारे में बताया गया है। और 48 को देखेंगे जो पर्यावरण से संबंधित है, कृषि और पशुपालन का उत्थान के बारे में बताया गया। 49 जो है उसमें स्मारकों, कलात्मक ऐतिहासिक महत्व के स्थानों का सुरक्षा के बारे में बताया गया है। फिर 50वां जो है पृथकीकरण के बारे में बताया गया है। और पृथकीकरण मतलब सरकार के जो तीनों अंग हैं उसके मध्य। और 51वां में बताया गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति। ये बहुत ही ये है ना कि प्रगतिशील मूल्य हैं, तो इसे बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि कभी हम लोग अगर अपना ये निबंध लिख रहे हों या कभी इंटरव्यू में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये हुआ। अब एक चीज़ और इससे संबंधित ध्यान रखेंगे DPSP से, कि देखिए इसे ना कि हम लोग कि इसमें संशोधन कौन कौन से किए गए हैं वो देखेंगे। संशोधन 42वां हुआ है, 44वां हुआ है, ठीक, और 86वां और 97वां, ठीक। अब जो 42वां हुआ तो उसमें सबसे अधिक विषय जोड़े गए थे। कौन कौन से, 39 का एक, 43 का एक और 48 का ये इन सब विषय को लिख के ना रख लीजिए, क्योंकि कई बार इसको प्रश्न में भी पूछा जाता है। फिर 48 का था असमानता को समाप्त करने की बात कही गई थी। और फिर 45 जो राइट ऑफ एजुकेशन के बारे में हम लोग इससे पहले भी बात किए थे कि जो 46वां संविधान संशोधन था उसमें DPSP, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी तीनों में ही संशोधन किए गए थे इसके माध्यम से। और 57वां जो है वो क्या है, इसमें अनुच्छेद 43 का जो B है उसको किया गया था। तो ये सब अच्छे से रखिए ताकि इससे जितने भी प्रश्न बने हम लोग उससे आसानी से कर सकें। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है, इस देखिए, भारत के संविधान में यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा 450 से अनधिक, मतलब अधिक नहीं, सदस्यों से मिलकर बनेगी, जो राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाएंगे। दूसरा है कि कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधानसभा के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित नहीं होगा, मतलब योग्य नहीं होगा, यदि उसकी आयु कितनी 25 वर्ष से कम हो। तो इसमें देखिए पहला जो है ना वो गलत है, दूसरा सही है। अगर ऐसे देखेंगे तो अपना जो विकल्प होगा वो B होगा। परंतु हमें तो केवल आंसर ये जानना नहीं है, तो अब हम लोग देखेंगे कि विधानसभा के बारे में क्या क्या हम लोग जान सकते हैं और क्या जानने योग्य है इसमें। सबसे पहली बात कि देखिए इसका जो अनुच्छेद है संविधान सभा से संबंधित वो 170 है। और इसमें और जो पहला इसमें है ना कथन, पहला कथन है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा 450 से अनधिक, तो ये गलत इसलिए है, जो अपने यहाँ प्रावधान है कि 60 से कम नहीं होना चाहिए और 500 से अधिक नहीं होना चाहिए। इसका ये है, परंतु इसमें अपवाद है, कुछ राज्य अपवाद है। कौन कौन से राज्य हैं, सिक्किम, मिजोरम, ठीक, उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश और गोवा। इसलिए कि ये अपवाद इसलिए है ना कि ये छोटे राज्य हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। वैसे तो ये इसका क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा है, परंतु वहाँ जनसंख्या बहुत कम है। और ये हो गया, वो अपवाद देख लिए तीनों। अब क्या देखेंगे कि अभी जो है वर्तमान में
सबसे जो अधिक जनसंख्या अधिक विधानसभा में सबसे अधिक सीट क्यों किनका है, तो वो यूपी का है जो 403 है। और गोवा और मिजोरम जो है उसका कितना है 40, सिक्किम का 32 है। यूटी में अगर देखेंगे तो पौंडीचेरी का 33 है। और ये इतना है। आयु के बारे में जो बताया गया ना वो सही है कि उतना वो 25 वर्ष होना ही चाहिए। चलिए आगे देख अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 विषय जोड़ी गई जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। सी है। देखिए इससे हम लोग को जो प्रश्न में पूछा गया ना उसी से जाएंगे। तो इसमें ये जैसे इसमें बताया जा रहा है ना कि संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 विषय जोड़ेंगे, इससे मतलब है जिससे कि उसकी संख्या बढ़कर 22 हो गई। यानी पहले देखेंगे संविधान में मूल रूप से कितने थे कितने विषय थे, तो 14। बाद में उनमें जोड़ा गया, तो किस क्रम में जोड़ा गया हम लोग उसको देखेंगे। सबसे पहला देखिए एक जो 21वां संविधान संशोधन था ना 1967 में वो था। और दूसरा संशोधन था 71वां जो किया गया था 1992 में। फिर था 92वां, इसको किया गया था 2003 में। ठीक, ये 3 हुए। इसमें जो पहला हुआ था ना उसमें सिंधी को जोड़ा गया था। दूसरा जो हुआ तो उसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जो दूसरा था। ये तीसरा जो था उसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ठीक, ये 4 विषय जोड़े गए थे। तो अब देखिए इसमें याद कैसे रखेंगे ना कि ऐसा पूछा ही जाता है, हमेशा पूछा जाता है। अभी मान लीजिए इसमें इस तरह से पूछा गया ना कि ये तो अंतिम संविधान संशोधन पूछ लिया, हो सकता है कि पहला और दूसरा पूछ ले कि दूसरे में कौन कौन से विषय हो। तो हम लोग याद रखेंगे कि कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, पहला सिंधी। इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए 21 है, 71 है और दोनों को जोड़ देंगे तो 92वां। तो ऐसे करके याद रख सकते हैं कि 21 और ये 3 संविधान संशोधन थे और इससे कौन कौन से विषय मतलब भाषा इसमें जोड़ा गया। चलिए ये इतना ठीक है। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र है। तो सही है, देख ये सही है, उस समय भी सही था, अभी भी इसके ये सही है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक ना। तो अब क्षेत्रफल से दूसरा प्रश्न उठता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा है। तो ये चांदनी चौक जो दिल्ली में है, चांदनी चौक एक षड्यंत्र भी था, अपने इतिहास में है इसका जिक्र, तो आप उसके बारे में बता सकते हैं और अच्छे से उसको देख भी लीजिए, वो मुझे काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक ये हो गया। और अब नंबर की दृष्टि से हम लोग मतलब संख्या की दृष्टि से अगर देखेंगे तो सबसे बड़ा जो है वो मलखानगिरी है। मलखानगिरी कहाँ है ये, तेलंगाना में। ये सबसे बड़ा है। अब सबसे छोटा नंबर के आधार पर देखेंगे तो वो होगा लक्षद्वीप। तो ये चीज़ें हैं जिसे हम लोग ध्यान रखेंगे। और अगर आपको जो अभी क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 याद रखना हो तो लद्दाख, बाड़मेर, कच्छ, अरुणाचल पश्चिम, अरुणाचल पूर्व, तो ये 5 है। और इसी तरह से जो 4 चीज़ें हुई हम लोगों ने यहाँ देख लिया। अब आगे क्या देखेंगे हम लोग कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है न्यायमूर्ति V.R. कृष्णा अय्यर भारत के मुख्य न्यायमूर्ति थे। दूसरा है कि न्यायमूर्ति V.R. कृष्णा अय्यर भारतीय न्यायिक व्यवस्था में लोकहित याचिका के प्रजनकों में से एक माने जाते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है या है।
तो इसका जो है ना उत्तर बी होगा। अब तो देखिए ये फैक्ट है, और हो सकता है उस समय किसी कारणवश रहा हो करंट अफेयर में तो उसे पूछा गया होगा। अब हम लोग यहाँ से क्या सीखेंगे ना, कि देखिए ये PIL शब्द आया, तो अब इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं क्या होता है। सबसे पहली बात, PIL का होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक। और ये इसका जन्म कहाँ हुआ था, अमेरिका में। उसके बाद और अपने यहाँ इसका कैसे ये आया अस्तित्व में, तो अनुच्छेद 32 के बारे में हम लोग उससे अवगत हैं, जिसके बारे में बोला जाता है, मतलब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बोला गया है कि ये भारत के संविधान का आत्मा है। तो न्यायिक निर्णय जो होता है ना अपने यहाँ, जो इसी के माध्यम से जो न्यायिक निर्णय दिया जाता था, तो उसी से इसका अपने यहाँ विकास हुआ। और अभी तो देखें ही कि ये थे PL सिंघवी थे, इससे पहले भी जो पिछले वर्षों के जब हम लोग देख रहे थे तो उसमें भी ये प्रश्न आया था। तो ये हो गया। अब और क्या देखेंगे कि देखिए PIL अभी क्या है ना कि अब क्या हुआ है कि न्यायिक सक्रियता का रूप ले लिया है। न्यायिक सक्रियता का क्या होता है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि परंपरागत जो कार्य होते हैं ना न्यायपालिका के, उससे वो आगे बढ़ करके सामाजिक और आर्थिक न्याय या फिर विकास प्रशासन के लिए, विकास प्रशासन भी बहुत महत्वपूर्ण है, उसको आप देखिएगा। विकास प्रशासन हेतु जो है ना नौकरशाही या मंत्री परिषद का आदेश देना, ठीक ना, ये है न्यायिक सक्रियता। और ये न्यायिक सक्रियता खुद ही अपने में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, हर तरह से महत्वपूर्ण है। आप इंटरव्यू हो या फिर GS2 और ये क्या बोलते हैं उसे, निबंध, इन तीनों विषय के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। भारत के संविधान की किस अनुसूची के में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? देखिए अभी क्या है ना, हम लोग तो देखेंगे ही कि उसका क्या उत्तर होगा, उससे पहले हम लोग अनुसूची पर देख लेते हैं एक बार। इसे तो याद रखना ही चाहिए हम लोगों को, क्योंकि हर परीक्षाओं में इससे पूछा जाता है। पहला क्या है कि राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन। दूसरा में राष्ट्रपति, राज्यपाल और अन्य जो अधिकारी हैं, इसमें कितने अधिकारी हैं ये भी पूछा जाता है, वो ध्यान रखिएगा। दूसरा शपथ और प्रतिज्ञा के प्रारूप के बारे में बताएगा, इसमें राष्ट्रपति का नहीं है। राज्यसभा के में सीटों का आवंटन। चौथा में, पाँचवा में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताएगा। छठा में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया है। सातवें में संघ सूची राज्य और समर्थित। आठवें में जो अभी भाषा के बारे में हम लोग देख रहे थे। फिर है विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों के समापन के प्रावधान है। और फिर 10वां है, और ये वो 10वां को देखिए, 9th जो है ना, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां इसे जोड़ा गया था संविधान संशोधन के माध्यम से। 9वां में क्या था ना कि जो न्यायिक अवलोकन, पूर्णावलोकन की जो होती है प्रावधान, उससे कुछ विषयों को हटा दिया गया था कि उसका जो है ना JR नहीं किया जा सकता है, तो इसमें रखा गया था। बाद में की हो तो होलावान, बाद में इसे समाप्त कर दिया गया। 10वां में दल बदल जो कानून है उसे रखा गया है। पंचायत को 11वां में, और 12वां में नगर निकाय को रखा गया है। इतना तो हम लोग देख ही लिए। अभी क्या देखेंगे ना कि देखिए अब इसे याद रखने में छठा जो है उसमें थोड़ी सी समस्या कभी कभी होती है। तो इसे याद रखने का क्या एक छोटा सा तरीका है कि देखिए ये असम हुआ, ये मेघालय हुआ, उसके बाद उससे नीचे हम लोग जाएंगे ना, त्रिपुरा आएगा यहाँ, और फिर यहाँ पे मिजोरम आएगा। तो हम लोग ऐसे ध्यान रख सकते हैं इन 4 राज्यों को के बारे में। ये हो गया, इसके बारे में देख ही लिए हम लोग। अब क्या है, इसे आगे देखेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला? ये इसका उत्तर जो है वो सही ये है, बी, ठीक। परंतु हम लोग अब इससे क्या क्या सीखेंगे उसे अभी देख लेंगे। सबसे पहली बात कि हम लोग देखेंगे कि कौन कौन रह चुके हैं, ठीक ना, वो अक्सर पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे ना पहला, देखिए इसे अच्छे से तैयार भी किया गया है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, दूसरे सर्वपल्ली राधाकृष्णन
उसके बाद थे जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, और उनके बाद थे जीएस पाठक, बीडी जत्ती और मोहम्मद हिदायतुल्लाह। फिर रमन थे वेंकट रमन। उनके बाद शंकर दयाल शर्मा रहे, के.आर. नारायणन रहे। उसके बाद कृष्णकांत रहे, पी.एस. शेखावत, मोहम्मद हामिद अंसारी, ये भी दो बार रहे। उसके बाद है अभी ये वेंकैया नायडू, और अब तो धनखड़ साहब जो हैं वो अभी वाइस प्रेसिडेंट अपने उपराष्ट्रपति हैं। चलिए, इतना देखने के बाद हम लोग देखिए, इसके बाद ना हम लोग क्या करेंगे कि ये देख लेंगे कि इससे संबंधित क्या क्या हम लोगों को ध्यान रखना है। सबसे पहली बात कि इसे कहाँ से लिया गया है, तो वो है अमेरिका। ठीक। दूसरी बात, इसका शपथ का क्या प्रावधान है, तो राष्ट्रपति के समक्ष लिया जाता है। उसके बाद क्या है कि ये त्याग पत्र किनको देंगे, त्याग पत्र तो राष्ट्रपति को। फिर क्या है, योग्यता देखते हैं कि योग्यता क्या है। पहली बात, भारत के नागरिक हो, और ये नागरिक किसी भी तरह से नागरिकता हासिल किया हो उनके लिए है। अमेरिका में ऐसा नहीं है, जन्मजात जो होता है वहाँ उसी के लिए केवल ये पद होते हैं। उसके बाद है आयु देखेंगे 35 वर्ष। उसके बाद और जो राज्यसभा है ना, उसका सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता उनमें हो। राष्ट्रपति के संबंध में क्या है, लोकसभा के सदस्य के निर्वाचित होने की योग्यता उनमें होनी चाहिए। और फिर है क्या कि लाभ का पद धारण नहीं कर रहे हों, और लाभ के पद को कभी अपने संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, ये ध्यान रखेंगे। अब देखिए क्या है ना कि निर्वाचन मंडल देखते हैं कि उनके जो निर्वाचन मंडल होते हैं उनमें क्या होता है। निर्वाचन मंडल में दोनों ही सदन के होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, दोनों ही सदन के सदस्य होंगे। कैसे सदस्य होंगे, तो सभी यानी मनोनीत, और जो मनोनीत होंगे वो भी, जो निर्वाचित होंगे वो भी। और क्या है, इसके लिए जो ना प्रस्तावक और समर्थकों की आवश्यकता होती है। कितनी, तो 20 कितने राशि जमा करनी होती है, कितनी राशि, 15,000। फिर दोबारा कितने बार भी इनको पुनर्नियुक्ति पे कोई रोक यहाँ नहीं है। फिर क्या है ना कि इनको जो वेतन दिया जाता है वो उपराष्ट्रपति के पद का नहीं, बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में इनको दिया जाता है। और फिर पेंशन क्या है कि इसका प्रावधान जो मूल संविधान है ना उसमें नहीं किया गया, बाद में इसे 1997 में जोड़ा गया था। अब हम लोग निर्वाचन देख ही लिए, अब देख लेते हैं कि हटाने की क्या विधि है। हटाने में क्या है ना, हटाने का जो विधि है, सबसे पहला आधार। तो संविधान में जो है ना आधार की चर्चा ही नहीं की गई है। और अब इसमें क्या है, पहली बात है कि 14 दिन पहले ही इनको ये सूचना देना होता है। फिर राज्यसभा में जो है प्रस्ताव लाया जाता है। इसको पास करने के लिए जो क्या प्रक्रिया है वो है तत्काल इससे बहुमत से या फिर प्रभावी बहुमत से। फिर है लोकसभा में लोकसभा में ना सरल जो होता है कि सिंपल मेजॉरिटी, उसके माध्यम से इनको किया जाता है। तो और ये हो गया। और इसका एक और बात ध्यान रखेंगे कि कार्यवाहक जो उपराष्ट्रपति होते हैं ना उसका प्रावधान नहीं किया गया है। और निर्विरोध कौन कौन चुने गए थे, तो राधाकृष्णन थे, मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा, ये 3 लोग थे जिसे निर्विरोध चुना गया था। तो इतना तो काफ़ी है। अब अगले देखिए, ये है ना समय का करंट अफेयर था, तो देख लीजिए कि हाँ ये बी इसका होगा, और इसका कोई अभी ये इतना ही महत्व है इसका कि हम लोग जितना भी पद के बारे में बताया गया ना कि ये है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और CJI, महान्यायवादी और मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो अभी कौन कौन है वो हम लोग रख सकते हैं ध्यान। चलिए, आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद, आभार। और एक बात और मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि आप लोगों को अगर सच में सही लगे ना तो आप लाइक इसे कर दिया कीजिए और शेयर कीजिए अधिक से अधिक, जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं उन तक ये पहुँच सके। धन्यवाद, आज के लिए इतना काफ़ी है।